नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मनोहर पटेल और आज हम देखेंगे 9 दिसंबर वेनसडे को इंडियन एक्सप्रेस में मुझे काम की चीज़ें क्या लगी। पेज नंबर 1, आप जानते हैं मेंस पेपर 2 जनरल स्टडीज़, वहाँ पर एक मुद्दा है रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। तो आज नीति आयोग उसके सीईओ अमिताभ कांत जो कि आईएएस ऑफिसर हैं, उन्होंने एक सेमिनार में कुछ बातें की। उनका ये कहना है भारत में ज़रूरत से ज़्यादा डेमोक्रेसी हो गई है, जिसके चलते एग्रीकल्चर सेक्टर, पावर सेक्टर मतलब इलेक्ट्रिसिटी, माइनिंग, लेबर रिफॉर्म्स, ये कुछ भी करने जाए तो बहुत सारे हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि किसान के नेता, एपीएमसी मंडी के नेता, लेबर यूनियन, ट्रेड यूनियन के नेता वो उसका विरोध करते रहते। लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि चीन से भी बड़ा हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए भारत को, तो कुछ ऐसे कड़वे रिफॉर्म्स भी हमने लेने होंगे। सो दैट इज़ वन पॉइंट। उसके बाद दूसरा मुद्दा है 5G। 4G के बाद 5G, लेटेस्ट मोबाइल इंटरनेट टेलीफोनी टेक्नोलॉजी। प्राइम मिनिस्टर ने एक इंडियन मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करते हुए ये कहा कि भारत में 5G रोल आउट की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना क्राइसिस के बाद वर्क फ्रॉम होम और जितनी भी चीज़ें हो रही है उसमें फ़ास्ट इंटरनेट का काफ़ी महत्व है। यहाँ पर मुकेश अंबानी, रिलायंस जियो के मालिक, उन्होंने ये कहा है कि भारत में हालांकि 750 मिलियन से ज़्यादा इंटरनेट यूज़र हैं, लेकिन 300 मिलियन यूज़र्स ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल में अभी भी 2G टेक्नोलॉजी है। और ये सेकंड जनरेशन वाली मोबाइल स्पीड आप जानते हैं बहुत धीमी होती है, कोई भी वेब पेज ठीक से खुलता नहीं। तो अगर हम चाहते हैं कि ई लर्निंग, ई मेडिसिन, ई जुडिशरी, सब कुछ काम अगर बहुत तेज़ी से करना है तो 5G तो जब आएगा तब आएगा, लेकिन ये जो 2G वाले हैं उनको कम से कम 3G या 4G तक पहुंचा सके, ऐसा सरकार ने कुछ कदम उठाने चाहिए। जहाँ तक 5G टेलीफोनी की बात है, उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम उन्होंने सोचा है कि 8300 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम के जो भी रेडियो वेव होंगे उनका दिसंबर में ऑक्शनिंग यानी नीलामी करेंगे। लेकिन उन्होंने रिजर्व प्राइस रखा है 5 लाख करोड़ से ज़्यादा, मतलब नीलामी में इससे कम कीमत होगी तो वो नहीं बेचेंगे। अब स्वाभाविक है, एयरटेल, वोडाफोन, उनके पास इतना पैसा नहीं है, शायद मुकेश अंबानी का जियो अफोर्ड कर सके। तो कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि ये वापस से मुकेश अंबानी की मोनोपोली कर देगा, क्योंकि बाकी लोगों के पास इतना पैसा है नहीं, तो वही सारा 5G रोल आउट करेगा वगैरह। खैर, वो नेगेटिव एस्पेक्ट तो छोड़ते हुए ये जो इनिशियल इश्यूज़, उन्हें हमें कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट और वहाँ पर इंटरनेट कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व निबंध के पेपर में बोल बच्चन कर सकते। इसके अलावा पेज 1 पर जो चीज़ें हैं वो सब नॉट सो इम्पॉर्टेंट। जैसे कि आप जानते हैं इंग्लैंड में फाइज़र वैक्सीन का काम शुरू हुआ है, तो कोई मार्गरेट कीनन नाम की 90 ईयर्स की बुज़ुर्ग महिला, उसको सबसे पहले दिया गया। और ब्रिटेन के अंदर भारतीय मूल के व्यक्तियों में हरी शुक्ला और रंजन, उनको पहले दिया गया। भाई इधर हम लोग इंग्लैंड की क्लरिकल परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं, इतनी छोटी छोटी समाचार भी हमारे लिए काम के नहीं। सो स्कीप दैट। एक और कंट्रोवर्सी चल रही थी आंध्र और उसका एलुरु नाम का छोटा शहर, वहाँ पर अचानक से 300-500 लोगों की तबीयत खराब हो गई और उसका पता नहीं चल रहा उनको क्या प्रॉब्लम आया है। लेकिन उनके ब्लड सैंपल चेक करते हुए वहाँ पर लेड, निकल, ये सब हैवी मेटल्स के कंटामिनेशन पाए गए हैं, तफ्तीश जारी है। लेकिन जब असल में निकल के आए, प्रॉबेबली कुछ केमिकल पॉल्यूशन का कुछ मामला हो सकता है, देन वी विल सी। सो दैट वाज पेज 1। पेज 2 अनुसंधान, वो हमने देख लिया। पेज 3 स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़, काम का नहीं कुछ। पेज 4 आज स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ में खास काम की चीज़ें नहीं। पेज 5 विज्ञापन है। पेज 6 राशि भविष्य, काम का नहीं। पेज 7 अगेन स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ में कुछ काम का नहीं। पेज 8 पर चले। पेज 8 पर आज हैं कॉलम्स, और इनमें से एक भी कॉलम में कुछ काम का नहीं है। कॉलम में आप जानते हैं लेफ्ट साइड पर छोटे छोटे 2-2 पैराग्राफ वाले कॉलम होते हैं, उसमें सब जो बोल बच्चन चल रहा है, जम्मू कश्मीर का रोशनी एक्ट और केरला के लोकल इलेक्शन और कुछ लेखक के बारे में, कुछ मतलब परीक्षा में काम आ जाए ऐसा जोरदार मुद्दे हैं नहीं। बड़े कॉलम में एग्रीकल्चर रिफॉर्म की बात, बट वही जो बोल बच्चन हो रहा है जो इकोनॉमिक सर्वे वगैरह बोल ही चुके हैं। फिर दूसरा एक बड़ा कॉलम है अबाउट द स्वच्छ भारत अभियान एंड सैनिटेशन वर्कर्स, लेकिन जो चर्चा हुई उसमें से मतलब कोई हार्डकोर मुद्दे हमें एग्जाम में सीधे लिख सके, माल बहुत ही कम है, यानी पेज 8 कॉलम स्किप कर सकते। पेज 9 के कॉलम्स। पेज 9 कॉलम में एक बड़ा वाला कॉलम है कि भारत में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की ज़रूरत है, और उसके लिए फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स, ये आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स, उन सबको अच्छी सैलरी मिलना चाहिए, कैरियर प्रोग्रेशन मिलना चाहिए, ये इधर उधर की सब बातें। लेकिन वहाँ से भी ऐसा कुछ नहीं है जो आप पहले से नहीं जानते हैं या कॉमन सेंस से नहीं लिख सकते। सो स्कीप दैट वन। पेज 9 पर दूसरा कॉलम है लोकल इलेक्शन के बारे में। वो पूरा कॉलम पढ़ने की ज़रूरत नहीं, उसमें जो उसका जिस्ट है वो 1-2 लाइन में कुछ ऐसा है। आप जानते हैं लोकल इलेक्शन मतलब पंचायती राज के इलेक्शन, अर्बन लोकल बॉडी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन, तो उन पर लोकल डेवलपमेंट इश्यू में
इलेक्शन लड़ा जाए वो इच्छनीय है, इट इज़ डिज़ायरेबल। लेकिन हैदराबाद म्यूनिसिपल पॉल आपने देखे होंगे कि कैसे वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये बीजेपी और AIMIM उनका हिंदू मुस्लिम टाइप की चीज़ की नाम बदल के भाग्यनगर रख देंगे। फिर एक TRS पार्टी, उनकी सब बातें कुछ ऐसी कि सन ऑफ सॉइल, मतलब अपने जो लोकल लोग हैं उनको ही नौकरी और सब मिलना चाहिए, और जो माइग्रेंट्स है वो ख़राब है या उनको निकाल दिया जाए, इस टाइप की पूरी भावना। तो क्रिटिकल डेवलपमेंट इशू की जगह लोकल इलेक्शन भी आजकल ऐसे हाइपर नेशनलिज्म, हाइपर लोकलिज्म, हिंदू मुस्लिम रिलीजियस डिवाइड पे चल रहे हैं। असल में इनके चलते डेवलपमेंट प्रोसेस कमज़ोर होती है, लोकल गवर्नेंस कमज़ोर होता है, यूनियन और सेंट्रल लेवल के जो पावर्स है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। तो मेंस पेपर 2 वहाँ पर है लोकल गवर्नेंस टॉपिक, चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स। तो अन्य चैलेंजेस तो आपको पता ही होंगे कि वो महिला और उसका पति प्रधान वाली व्यवस्था वो कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करती है, या कास्टिज़म, या कि फंड्स की कमी। उसके अलावा ये नया वाला मुद्दा भी अब आपके पास आ गया। पेज 9 पर बॉटम में एक कॉलम है, इट इज़ अबाउट लैंड। ज़मीन के बारे में ये वसुंधरा जयरथ उन्होंने लिखा है, भारत के अंदर जितनी भी एग्रीकल्चर ज़मीन है उसमें 85% ज़मीन तो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स के हाथ में, मतलब ऐसे लोग जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन नहीं। तो स्वाभाविक है इतनी छोटी ज़मीन होगी तो उसमें गेहूँ चावल कितने किलो वो उगा लेगा, तो स्वाभाविक है बेच के भी उसको कोई खास रकम तो मिलेगी नहीं। तो नेक्स्ट ईयर का जब सीड फर्टिलाइज़र खरीदना होगा वो उसने कर्जा लेना होगा बैंकों से या किसी मनी लेंडर से, किसी श्रॉफ साहूकार बनिए से। एज अ रिज़ल्ट उनकी जो फार्म इंडेप्टेडनेस बहुत ज़्यादा है। एग्रीकल्चर सेंसस 2010-11 के आंकड़ों से पता चलता है महाराष्ट्र में जितने भी एग्रीकल्चर हाउस होल्ड है उसमें करीब 57% ऐसे हैं कि जिनके सर पर कोई ना कोई कर्ज है। उत्तर प्रदेश में करीब 44% एग्रीकल्चर हाउस होल्ड ऐसे हैं जिनके सर पर कोई ना कोई ऐसा कर्ज है। तो ये सब दिखाता है कि देर आर सम प्रॉब्लम्स। ऐसी परिस्थिति में एक तरफ अगर हम देखें इकोनॉमिक सर्वे वगैरह का ये मानना है कि ये छोटे और मार्जिनल फार्मर्स, इनकी मदद 2 तरीके से हो सकती है। या तो हम कोऑपरेटिव फार्मिंग, सहकारी कृषि, जहाँ पर ऐसे छोटे छोटे समझो 2-2 हेक्टेयर की जिनके पास ज़मीन है, कंबाइन करके वो अपना एक फार्मर कोऑपरेटिव बनाए या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना ले, और ऐसी 10 हेक्टेयर की 5 किसानों की ज़मीन हो गई और उसमें अच्छे से खेती बाड़ी करे, एक ये ऑप्शन। या फिर कि वो अपनी ज़मीन बड़े किसान को बेच के शहरों में चले जाए और उधर कुछ मेक इन इंडिया, असेंबल इन इंडिया के नाम पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नौकरी करे, ये हो सकता है। सो दैट इज़ वन थॉट प्रोसेस कि लैंड कंसोलिडेशन होना चाहिए, भूमि का एकत्रीकरण। दूसरे टाइप के लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं नहीं जो है वो वहीं रहने दो, और जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर है उनकी और मदद करो, उनके छोटे छोटे खेतों में उनको सब ऑर्गेनिक फार्मिंग और एनिमल हस्बेंड्री और ये सब किया जाए और उनको बहुत ज़्यादा लोन दिए जाए वगैरह। और फिर वो क्रिटिसिज्म शुरू करते हैं कि कैसे 2013 का लैंड एक्विजिशन एक्ट, भूमि अधिग्रहण कानून, और फिर ये नए एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये सब के अंदर नए नए ऐसे रिफॉर्म लिए जा रहे हैं कि सरकार के लिए, उद्योगपतियों के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए, हाईवे बनाने के लिए किसानों से ज़मीन खरीद कर लेना बहुत आसान हो गया है। ऐसी परिस्थिति में छोटे किसान की वो शायद ऐसा सोचना लगे मुझे 20,000 रुपये भी कमाने को मिलते नहीं, मैं ज़मीन बेच देता हूँ, मोटी रकम दे रहे हैं, लेकिन फिर उनका फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छा नहीं होता, तो 2-3 साल बाद वो सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं ज़मीन बेच कर जो हाथ में आए, एंड देन दे आर अगेन क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स। तो ये सब पर कोई सही तरीके से रिफॉर्म्स लेने की ज़रूरत है। दैट इज़ द जिस्ट ऑफ द कॉलम। पेज 10 पे आगे चलें, सरकारी विज्ञापन काम के नहीं। पेज 11 एक्सप्लेन सीरीज़। एक्सप्लेन सीरीज़ में मोल्नुपिराविर ऐसी एक नई दवाई का ऊपर रिसर्च चल रहा है। इसको लेने पर मुंह से ही लेना, इंजेक्शन भी नहीं लगाना, और 24 घंटे में कोरोना का ट्रांसमिशन ख़त्म हो सकता है, ऐसा कुछ चल रहा है। सेकंड, इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल, मतलब कोई वैक्सीन का पूरा जो सही तरीके से लंबा क्लिनिकल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल होना चाहिए, वो करने की जगह इमरजेंसी सिचुएशन है बोल के दनादन देना शुरू कर दो, उसको हम कहें इमरजेंसी यूज़। अमेरिका और दूसरे देशों में इमरजेंसी यूज़ ऐसा शब्द प्रयोग होता है, लेकिन भारत में ऑफिशियल जो भी कानून और नियम है उसमें ये शब्द नहीं है। हमारा ऑफिशियल या नियम कानून क्या है? CDSCO संस्था, उसके न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019, वहाँ पर इमरजेंसी यूज़ ऑथोराइजेशन ये शब्द प्रयोग नहीं हुआ है। वहाँ पर जो शब्द है वो है एक्सेलरेटेड अप्रूवल प्रोसेस, और उस हिसाब से ये सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, फिर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, फाइजर की BNT62B2 ऐसी कुछ दवाई, ये सब लोग उसमें अप्लाई मार रहे हैं। दैट इज़ द जिस्ट ऑफ दिस एंटायर एक्सप्लेन सीरीज़। दूसरी एक्सप्लेन सीरीज़ है, कार में आप जानते हैं 4 खिड़कियाँ होती है, तो चारों अगर बंद रखेंगे तो वहाँ पर इंटरनल एयर सर्कुलेशन ऐसा हो जाएगा कि कोरोना फैलने का खतरा ज़्यादा हो जाता है। तो चारों की 4 खिड़कियाँ खुली रखें
तो कोरोना फैलने का खतरा कम रहता है, ऐसी कुछ रिसर्च चल रही है। लेकिन ये कोई यूपीएससी काम का इसमें एमसीक्यू बने लगता नहीं, छोड़ो इसे। पेज 11 में बॉटम पार्ट में तीसरा एक्सप्लेन सीरीज वो काम का है। 1954 में सर्वे ऑफ इंडिया ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है नापा था, और उसके बाद 2015 में नेपाल में भूकंप अर्थक्वेक आता है। उसके बाद कुछ विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि ये भूकंप आया है तो या तो माउंट एवरेस्ट की हाइट कम हो गई होगी या बढ़ गई होगी, डिपेंडिंग कि वो प्लेट्स कैसे मूव करें। तो कंट्रोवर्सी चल रही थी। अल्टीमेटली नेपाल और चीन की फॉरेन मिनिस्ट्रीज ने साथ में एक जॉइंट डिक्लेरेशन किया है कि माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई 8848.86 मीटर्स है, यानी जो 54 में नापा था उससे 86 सेंटीमीटर ज़्यादा ऊंची हो गई है। तो ये लेटेस्ट हाइट, ये जानने की चीज़। अब उसके क्या भी भौगोलिक कारण, वो सब जब आएगा तो देख लेना। इसमें क्या फ़ायदा है, जो लोग एडवेंचर टूरिज़्म करते हैं कि मैंने दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत उसका पे चढ़ गया था, तो अब वो ज़्यादा हेकड़ी मार सकते हैं कि वो तो इतने से भी ज़्यादा इतना ऊंचा है वगैरह। दैट्स ऑल। यहाँ पर पर्सन इन न्यूज़ में न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नॉर्गे, इन दोनों ने 53 में सबसे पहली बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। पेज 12 पे चले। कुछ नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़, जैसे कि भारत की आर्मी के जनरल MM नरवाने, वो ऑफिशियल कैपेसिटी में यूएई और सऊदी अरेबिया की विज़िट पे जाने वाले पहले इंडियन आर्मी चीफ हुए हैं। अब जानते हैं, पहले पिछले 2 हफ्ते तक वो राजा मोहन भी लिख रहे थे मिडल ईस्ट के साथ भारत ने और अपने रिश्तों को करना होगा, खासकर जब इजराइल उनके साथ नए नए रिश्ते बना रहा है। तो हो सकता है इस अनुसंधान में और सिक्योरिटी कोऑपरेशन वगैरह के जो स्कोप हैं वो चल रहा है। खैर एग्जैक्टली याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से देश में मुलाकात की, कब मुलाकात की, लेकिन एक आध लाइन में बोल सकते हैं कि भारत के आर्मी चीफ भी जा रहे हैं और सिक्योरिटी कोऑपरेशन में मदद मिलेगी। पेज 13, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1956 में बना था। उसमें कुछ बातें थी कि किन किन परिस्थितियों में कैसे कैसे सरकार हाईवे बनाने के लिए ज़मीन ले सकती है। कुछ लोग चेन्नई के आसपास हाईवे बन रहा था, सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि नहीं, पर्यावरण की ये अनुमति और XYZ रीजन्स के चलते सरकार भूमि अधिग्रहण नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफाई किया है कि केंद्र सरकार चाहे तो कोई भी ज़मीन को एक्वायर अधिग्रहण कर सकती है अगर उनको हाईवे बनाना हो, क्योंकि हाईवे बनाने से इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सब में काफ़ी मदद मिलती है। फिर हम चले पेज 14, वर्ल्ड न्यूज़। वर्ल्ड न्यूज़ में वही सब कि ये जो लोग थे उनको UK में सबसे पहला वैक्सीन मिला, लेकिन ऐसे पर्सन इन न्यूज़ हमारे लिए काम के नहीं। फिर कनाडा का कोई प्रांत, वहाँ पर राज चौहान ऐसे भारतीय मूल के व्यक्ति स्पीकर चुने गए, लेकिन इतनी भी स्पेसिफिक माइक्रो इन्फॉर्मेशन अपनी एग्जाम्स, इवन नॉन IAS एग्जाम्स ऑफ इंडिया में काम की नहीं। न्यूजीलैंड में पिछले वर्ष क्राइस्ट चर्च नाम के एक इलाके में एक वाइट सुप्रीमसिस्ट, श्वेत लोग ही बेहतर हैं और बाकी सबको मार दो ऐसा व्यक्ति, उसने गोलियां चलाकर 51 मुस्लिम्स को मार दिया था। उसके बाद उनका इंक्वायरी कमीशन बैठा था। उसने पाया कि न्यूजीलैंड की ये जो पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसी है वो इस्लामिक टेररिज्म के ऊपर इतना ज़्यादा सर्वेलेंस रख रही थी कि उस दौड़ा दौड़ी में उनको ये जो वाइट सुप्रीमसिस्ट, श्वेत लोग जो कि अपनी दूसरा आतंकवाद चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर ध्यान रखा ही नहीं, जिसके चलते ये जो आदमी था उसने गन लाइसेंस आसानी से ले लिया और उसने ये सारे कारनामों को अंजाम दिया। यानी कि आतंकवाद को धार्मिक नज़रिए से देखने की बजाय जो लोग गलत काम कर रहे हैं उन सब पर एक समान रूप से सर्वेलेंस होना चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स, वो हर साल एक रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट निकालते हैं, धार्मिक स्वातंत्र्य कौन से देश में कितना अच्छा या बुरा चल रहा है। उन्होंने अपनी लिस्ट जारी करके बताया है कि पाकिस्तान, चीन, म्यांमार, ऐसे कुल मिलाकर 8 देश हैं जहां पर सिस्टेमेटिकली रिलीजियस फ्रीडम को वायलेट किया जा रहा है, उसको उल्लंघन किया जा रहा है। सरकार किसी एक रिलीजियस ग्रुप की मदद करती है, माइनॉरिटीज़ को एक्सप्लॉइट करती है वगैरह। वैसे ये रिपोर्ट अपने लिए काम का नहीं, क्योंकि पहले भी ऐसे अब अलग अलग रिपोर्ट्स में अमेरिका ने भारत को भी क्रिटिसाइज़ किया था कि रिलीजियस फ्रीडम भारत में खतरे में है, लेकिन भारत सरकार का ये कहना है हमारा डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट और ये हमारा इंटरनल अफेयर्स है, इसमें बाहरी देशों को बोलने का कोई हक नहीं, हम ऐसे कोई रिपोर्ट को मानते हैं। पर्सन इन न्यूज़ में एरोप्लेन उड़ाते हैं, उसकी स्पीड होती है, उसमें साउंड से भी ज़्यादा तेज़ी से एरोप्लेन उड़ा ले आदमी, ऐसा किसी ने किया था अमेरिका में, चक यीगार, और उसकी देहांत हो गया। ये हमारे लिए काम का नहीं। पर्सन इन न्यूज़ के नाम पे नॉन IAS परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं, तो एक हद से ज़्यादा मतलब अमेरिका और सब जगह पर कौन क्या कर रहा है वो काम का नहीं। बहुत ज़ोरदार चीज़ हो, जैसे प्रेसिडेंट कौन बना, वाइस प्रेसिडेंट कौन बना, तो हमने तैयार करना चाहिए। फिर चले पेज 15, इकोनॉमी। कुछ काम का नहीं आज।
आपको शायद लग सकता है कि बहुत कुछ काम का है, लेकिन अगर आप प्रीवियस पेपर्स आराम से देखें तो पता चल जाएगा इसमें आज कुछ काम का नहीं। फॉर एग्जांपल ESIC, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इनका काम क्या है? जो वर्कर है उसकी सैलरी का कुछ पैसा कटे, उसके मालिक की पॉकेट से कुछ पैसा कटे, कलेक्टिवली ये जो वर्कर है उसको फ्री मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है। वो बीमार हो जाए जाके हॉस्पिटल में इलाज करवा सकता है, उसकी फैमिली का इलाज हो सकता है, और दूसरे भी कुछ अलग अलग अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, डिसेबिलिटी वगैरह। अब यहाँ पर पहले नियम कुछ ऐसे थे कि सिर्फ और सिर्फ आप ESIC वाली हॉस्पिटल में ही जाके इलाज करवा सकते थे, तो मुफ्त में होता था, दूसरी किसी में जाओगे तो नहीं होगा। अब उसके कुछ टेक्निकल नियम्स में बदलाव किया गया, लेकिन वो कोई ऐसी जोरदार बदलाव नहीं है कि उसमें से कोई जोरदार MCQ निकल के आए। सो डू नॉट वेस्ट टाइम। दूसरी न्यूज़, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने करद जनता सहकारी बैंक, महाराष्ट्र की ऐसी कोई कोऑपरेटिव बैंक, उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। हो सकता है कुछ फाइनेंशियल स्कैम हुए हो, प्रॉब्लम्स हो, तो लाइसेंस बंद कर दिया। तो आगे अंजाम क्या होगा? इस बैंक के जितने डिपॉजिटर्स होंगे उनका जो डिपॉजिट में पैसा लटक गया, तो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन यानी DICGC 5 लाख तक के नुकसान की भरपाई करेगा। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए डिपॉजिट में डाले थे, तो 5 लाख तो इधर से मिल गए DICGC से, बाकी के 5 लाख किधर से आएंगे? उसके लिए ये बैंक की नीलामी होगी और उसमें से जो पैसा आएगा उसकी बिल्डिंग प्रॉपर्टी व्हीकल वगैरह बेच के उसमें से धीरे धीरे निकलेगा। लेकिन ये तो मतलब ऐसे तो कई सारे कोऑपरेटिव बैंक पूरे साल में बंद होते रहते हैं। ये सब हमने तैयार करने की बैंकिंग जी के भी इस टाइप का बहुत काम करना। ई कॉमर्स पॉलिसी के अंदर कुछ सुधार, उसका ड्राफ्ट बनाया जा रहा है, और उसने ये DPIIT कॉमर्स मिनिस्ट्री के नीचे जो डिपार्टमेंट है उसने कुछ रिलीज़ किया है। जो भी पॉलिसी या नीति ड्राफ्ट स्टेज पे है उसको तैयार करने में कभी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। एज फार एज प्रीलिम एंड मेंस आर कंसर्न, इतने सालों तक एजुकेशन पॉलिसी की भी ऐसी पीपूड़ी बत्ती रही थी। ड्राफ्ट स्टेज में ये था वो था, भाषा कंपलसरी करेंगे नहीं करेंगे, कुछ पूछा नहीं गया जब तक वो ड्राफ्ट स्टेज में था। अभी फाइनल स्टेज में 2020 में आया है एजुकेशन पॉलिसी 2020। उसके बाद अब कोई परीक्षा होगी तो फाइनल स्टेज में वो पूछेंगे। UPSC एग्जामिनर्स बहुत चालाक होते हैं, वो ड्राफ्ट स्टेज वाली चीज़ों को क्यों नहीं पूछते? क्योंकि जो ड्राफ्ट स्टेज में बिल है या पॉलिसी है उसमें तो कई वर्जन में अपडेट आता रहेगा, कम डिपेंडिंग ऑन द पब्लिक फीडबैक और पार्लियामेंट फीडबैक, तो आंसर की गलत हो जाएगी। इसलिए UPSC एग्जामिनर्स चालाक होते हैं, ड्राफ्ट स्टेज में जो चीज़ होती है उसको अवॉइड करते हैं। फाइनल जो अप्रूव होके आए गवर्नमेंट प्रेस रिलीज में उसमें से MCQ बनाना पसंद या मेंस के प्रश्न बनाना पसंद करते। तो हमने ये ड्राफ्ट ई कॉमर्स पॉलिसी, उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, लेट द फाइनल थिंग कम। और मान लीजिए भगवान नहीं करे फिर भी पूछ ले आउट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी मेंस में कि क्या है ड्राफ्ट ई कॉमर्स पॉलिसी, तो बोल बच्चन कुछ भी कर सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, डेटा प्राइवेसी, डीप डिस्काउंट के नाम पर छोटे व्यापारियों का बिजनेस बर्बाद करें, अमेजोन वगैरह, तो ये तो लिख सकते हैं। हर एक चीज़ जो आती है तो हम काम धंधा छोड़ के उसमें घुस जाएं, एक घंटे के वीडियो देखें, दैट इज़ नॉट द राइट वे टू प्रिपेयर फॉर UPSC एग्जाम। कुछ और मुद्दे, अब जानते हैं ये गूगल नाउ, फेसबुक के अंदर अभी आप स्क्रॉल करें तो बहुत सारी न्यूज़ वो दिखाते रहता है। असल में उन्होंने अपने कंप्यूटर स्क्रिप्ट ऐसे बनाए होते हैं कि अलग अलग न्यूज़ वेबसाइट से वो थोड़ी थोड़ी क्लिप्स, फोटोग्राफ्स खींच के आपको दिखाते रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में आप ओरिजिनल वेबसाइट देखेंगे नहीं, तो ओरिजिनल वेबसाइट को जो वेबसाइट ट्रैफिक या एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू मिलना चाहिए वो बहुत कम मिलता है। तो उसके कुछ कंट्रोवर्सी चल रहे थे। अल्टीमेटली ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन ये सब बोल रहे हैं कि गूगल ने, फेसबुक ने न्यूज़ वेबसाइट्स को इतना इतना पैसा देना होगा वगैरह वगैरह, लेकिन वो कुछ इतनी अपने लिए काम की चीज़ नहीं है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसने भारत में बेंगलुरु में मेट्रो ट्रेन बनाने के लिए $500 मिलियन का लोन दिया है। कुछ काम का नहीं भाई। जनरल स्टेटमेंट याद होना चाहिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स बैंक, AIIB, ये सब भारत के अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में मदद कर। बाकी किसने किस प्रोजेक्ट में कितना दिया नॉट इम्पॉर्टेंट। कौन सी ये बड़ी बैंक है, उसका हेडक्वार्टर किधर है, कितने मेंबर्स है, वो सिर्फ हमको पता होना चाहिए। बाकी ऐसी बॉल बाय बॉल कॉमेडी में टाइम वेस्ट ना करो। एंड देन पेज 16 जहाँ पर स्पोर्ट्स के न्यूज़ आज कुछ भी काम का नहीं थे। तो ये अपना बुधवार का न्यूज़पेपर ख़त्म हुआ।